ये इंटरव्यू सिर्फ तालीमी और मालूमाती मकसद के लिए पेश किया गया है। मीडिया स्टार वर्ल्ड किसी भी हिंसा, नफरत या तासुब की हिमायत नहीं करता। यहाँ पेश किए गए ख्यालात मेहमान के अपने हैं। चैनल उनसे ज़रूरी नहीं कि इत्तेफाक रखे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपके लिए खास फ्राइडे का प्रोग्राम साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ। सैयद अली मुश्तबा साहब चेन्नई में रहते हैं, एमजीआर यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, कई किताबों के राइटर हैं और साउथ एशिया के मुल्कों पर बहुत गहरी नजर रखते हैं। मुसलसल उनके राब्ते हैं, कुछ जानकार हैं, कुछ जर्नलिस्ट हैं, मुख्तलिफ जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में, और मुसलसल नजर रखते हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड का ये तनहा प्रोग्राम है पूरे हफ्ते में, जिसमें साउथ एशिया के मुल्कों पर चर्चा होती है, ताजा खबरों पर। आज हम सैयद अली मुश्तबा साहब के साथ जो हम बात कर रहे हैं, वो उसमें कुछ अफगानिस्तान से काफी अहम खबर होंगी, पाकिस्तान से खबर होंगी, बांग्लादेश से, और भी कई और खबरें होंगी। आखिर तक जरूर देखिएगा, बहुत ही अहम प्रोग्राम है ये, साउथ एशिया के यानी भारत के पड़ोसी मुल्कों के हालात जानने के लिए। सैयद अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ है, पाकिस्तान से कुछ ज्यादा गर्म खबरें आ रही हैं क्या? बलूचिस्तान में कुछ बड़े वाकयात हो रहे हैं क्या? क्या कुछ है खबर पाकिस्तान से? जी जी काजमी साहब, पहले सबसे पहले मेरे सामीन को मेरा आदाब, सत्य श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जो है वो सीधा बलूचिस्तान चलते हैं और वो वहाँ जो है वो टेररिज्म के या काउंटर टेररिज्म का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन पाकिस्तान ने किया है, जो कि अभी साउथ एशिया के खबरों की सुर्खियों में है। और ये खबर ये है कि इससे पहले कि काउंटर टेररिज्म की बात करें, बलूचिस्तान जो बीएलए, जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, उसने एक साथ जो है कई शहरों में बलूचिस्तान के वो धमाके किए थे। और इससे पहले अभी हाल फिलहाल में कोई हफ्ते 10 दिन पहले उन्होंने जो है इस्लामाबाद में भी जो है वो धमाके हुए थे। तो अब की बार जो है उसका काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन जो है वो पाकिस्तान ने ऑल आउट करके जो है वो अपनी पूरी आर्मी को जो है वहां झोंक दिया और 177 जो है आतंकवादियों को उन्होंने ढेर कर दिया, इंक्लूडिंग उनके जो 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 सरबराह थे और जो उनके लीडर थे। तो ये बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ जिसमें कि 20 लोग जो हैं वो आर्मी के लोग जो हैं वो मारे गए हैं, 17 सिविलियन मारे गए हैं। तो ये जो खबर है, ये 200 से ऊपर लोग जो हैं वो इस आतंकवाद के खेल में जो है वो मरे हैं। अब इस का कुछ तजिया सुन लीजिए वो क्या है। इस पे जो है काफी चर्चा पाकिस्तान में हो रही है, यहाँ तक कि अल जजीरा ने 24 मिनट का एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाया है, जिसको मैंने देखा, ये पूरे बलूचिस्तान के बारे में। तो हम अपने सामीन को ये बता दें कि ये जो है बलूचिस्तान एक खित्ता जो है ये अरेबियन सी से लगा हुआ है। यहाँ पे पोर्ट है जिसमें एक गारदार है अभी जो बन रहा है चाइना की मदद से, और भी कई छोटे छोटे पोर्ट्स हैं। और ये जो बलूचिस्तान है ये हुकूमत थी यहाँ पे, कालात कालात करके जो है वो नवाब हुआ करते थे, और बुख्ती साहब जो थे वो नवाब थे वहाँ के। और इनकी प्रिंसिपैलिटी थी, जैसे हमारे यहाँ जो है बहुत सारे राजे रजवाड़े थे या नवाब या इस तरह के लोग थे। तो इसी के अंदर जो है वो बलूचिस्तान का बहुत बड़ा प्रोविंस था। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि ये प्रोविंस जो है बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है। 40% ऑफ लैंड एरिया ऑफ पाकिस्तान जो है 40% वो बलूचिस्तान का है। अब इसके आगे ये है कि ये जो है बहुत ही थिन पॉपुलेशन है यहाँ, जबकि यहाँ के पंजाब में या सिंध वगैरह में जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, मतलब स्टेट के क्षेत्रफल के हिसाब से। और यहाँ बड़ी दूरियां हैं, मतलब एक शहर से दूसरे शहर से में, और जो आबादियां हैं ये बहुत स्पेशली पॉपुलेटेड है। अब यहाँ ओवर द इयर्स क्या हुआ है कि यहाँ पे बगावत की, पाकिस्तान सरकार से बगावत की एक जंग छिड़ी हुई है, और जिसमें बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी उसको लीड कर रही है। और वो चाहती है कि हम बलूचिस्तान को आजाद करा दें पाकिस्तान से। और उसके पीछे जो है बहुत सारे जो एंटी पाकिस्तानी फोर्सेस हैं वो लगे हुए हैं, जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं और इनके मतलब पनाह पुष्टि कर रहे हैं इसमें। तो ये जो लिबरेशन आर्मी का जो सिलसिला है, ये वक्तन फवक्तन
देखिए, आपको याद होगा एक लाल मस्जिद का ऑपरेशन हुआ था, और मुशर्रफ के टाइम में भी जो है वो बलूचिस्तान में उन्होंने जाके वो मुफ्ती को जो है, जो उनका ये था, वो 80 इयर्स 90 इयर्स ओल्ड का आदमी है, उसको किसी बहुत बड़े तहखाने में जाके मारा था उसको। तो ये तो वहां चल ही रहा है, ये चल रहा है। अब एक और खबर आई है जो कि इसी के हवाले से है कि यहाँ बहुत सारे स्मगलर्स और बहुत से एंटी सोशल एलिमेंट्स जो है मिल गए हैं और तेल की तस्करी कर रहे हैं। ये तेल बेचते हैं समुंदर के इससे। और वहां दूसरी बात यह है कि बलूचिस्तान जो है वो मिनरल्स का बहुत रिच है, वो और बहुत जखीरा है मिनरल्स का, तरह तरह के मिनरल्स हैं। और हमारी तरह जैसे कि यहाँ हमारे नक्सलाइट मूवमेंट है, जैसे छत्तीसगढ़ में और आपके झारखंड में और ये सब जगह जहाँ पे बहुत ज्यादा माइंस और ओर्स और ये सब है, तो ये सब नेशनल फंड्स में चले जाते हैं। लोकल लोगों को कुछ नहीं मिलता है, लोकल लोगों का तक जो है डेवलपमेंट की बहुत कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, रोड्स नहीं है। तो इस हवाले से वहां पे जो है ये बगावत की और मतलब उसका वो जो है वो सिलसिला चल रहा है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में अगर इसको आप समझ लें इन सब चीजों को, तो ये फिर आतंकवाद वहां पे, मिलिटेंसी, आतंकवाद या जो भी कह लीजिए, टेररिज्म कह लीजिए, ये वहां पे चल रहा है। तो अब हम अपनी खबर पे जो आ जाते हैं कि ये बहुत बड़ा ऑपरेशन, कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन जो किया था, जिसमें जिसमें जो हमारे ख्वाजा आसिफ हैं, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कबूल किया कि हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, कि इनकी जो साइज है और इनका जो हमारा जो ऑपरेशन का है वो हम कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते हैं। एक जगह कंट्रोल करते हैं तो दूसरी जगह कुछ जगह धमाके हो जाते हैं। तो अभी साउथ एशिया के हवाले से और काउंटर टेररिज्म के हवाले से ये बहुत बड़ा खबर है। और जो हम लोग हिंदुस्तान में ये सुनते रहते हैं मीडिया में और हमारे प्रधानमंत्री के जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स पाकिस्तान, क्योंकि वो इपिक सेंटर है टेररिज्म का। तो अभी तो मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान खुद टेररिज्म से जूझ रहा है और उसके अपने परेशानियां हैं जो कि सामने आती हैं। तो सामान्य को ये बताना चाहता हूं मैं कि देखिए, ऐसा नहीं है कि मतलब टेररिज्म जो है वो सिर्फ कश्मीर में और जगहों पे है जो कि पाकिस्तान से सोर्स्ड है। यहाँ पे भी जो है एक खित्ता है साउथ एशिया का, जिसको बलूचिस्तान कहते हैं, जहाँ पे के टेररिज्म चल रहा है और वहां की गवर्नमेंट उससे जूझ रही है, लड़ रही है। और उन्होंने, ख्वाजा आसिफ ने ये भी कह दिया कि हम कोई बात नहीं करेंगे टेररिस्ट से, ये जो है एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं और ये सिविलियन को मारते हैं, तो इनसे हम कोई बात नहीं करेंगे। अब इनका मिलिट्री सोल्यूशन होगा, जहां जहां होंगे पकड़ पकड़ के इनको हम मारेंगे। तो यही खबर है के मारेंगे। ये बहुत ही आपने तफसील से अच्छे से बताया, समझाया कि वहां आखिर सूरत हाल क्या है, ज्योग्राफी क्या है वहां की, और सियासत क्या है। वो अलग मुल्क की मांग करते हैं और उसमें खास तौर पर आपने समंदर का किनारा इस इलाके से जुड़ता है, ये भी आपने बताया। और मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने से बताऊं पहले के सिस्तान बलूचिस्तान जो इसी इलाके से जुड़ा हुआ ईरान वाला हिस्सा है, वहां भी टेररिज्म के काफी वाकयात होते हैं। पिछले दिनों जो ईरान के अंदर गड़बड़ी हुई थी प्रोटेस्ट के साथ साथ, वो एक तरफ से सिस्तान बलूचिस्तान से कुछ लोग गए थे, ईरान का कहना है, और दूसरी तरफ कुर्दिस्तान इराक की तरफ से आए थे। तो ये जोग्राफियाई तौर पर चूंकि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए कुछ प्रॉब्लम्स भी कॉमन हैं। अच्छा, आप चलते हैं अफगानिस्तान की तरफ। अफगानिस्तान चूंकि पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है और भारत और अफगानिस्तान के ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, क्या कुछ हैं ताजा खबरें, क्या है अफगानिस्तान से, क्या है? जी, अफगानिस्तान से जो बड़ी खबर है वो ये है कि दोहा राउंड ऑफ टॉक्स, जो कि एक ऑन गोइंग राउंड ऑफ टॉक्स है, और वो इस बार अभी मुंतकिद हुआ था काबुल में। और यहाँ पे जो खास लोग जो आए हुए थे काबुल में, वो यूनाइटेड नेशन के रिप्रेजेंटेटिव थे और यूरोपियन यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव थे और इंटरनेशनल बॉडीज के रिप्रेजेंटेशन थे, और बहुत से डिप्लोमेट्स और बहुत से जो है सफीर, ये लोग सब काबुल में पहुंचे हुए थे। और दोहा राउंड ऑफ टॉक्स पे जो है उन्होंने गुफ्तगू की, नजरसानी की। और इसका जो मेन मतलब मुद्दा था वो था पॉपी कल्टीवेशन, जो कि अफीम की खेती।
तो यहाँ से ये निकल के आया है कि अब लगभग जो है अफीम की खेती जो है वो 0% हो गई है अफगानिस्तान। और जो तालिबान है उन्होंने पॉपी कल्टीवेशन को जो है वो अब बिल्कुल मतलब कंट्रोल कर लिया है। तो एक बात तो यहाँ पे ये आई। दूसरी बात वहां पे ये आई कि अभी भी अफगानिस्तान जो है जिसमें नशा आवर दवाओं की बहुत सी फैक्ट्रियां चल रही हैं, जिसपे तालिबान ने कहा कि इनके जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि ये तरह के नशा आवर दवा बनाते हैं वो हमारे बॉर्डर के बाहर हैं और वहां से स्मगलिंग होके हमारे यहाँ आते हैं और हम जो है इसको बनाते हैं। इसको उन्होंने तस्लीम किया, लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक वो बॉर्डर के बाहर जो लोग हमारे हैं उसको कंट्रोल नहीं कीजिएगा तब तक हमें इन पर जो है कंट्रोल करना मुश्किल होगा। और बॉर्डर के बाहर का मतलब है पाकिस्तान, कि ये जो सिंथेटिक जो दवाएं बनती हैं वो पाकिस्तान के यहाँ बनती हैं और उसको फाइनल प्रोडक्ट जो है वो जाकर के अफगानिस्तान में दिया जाता है और दुनिया में सप्लाई होती है। लेकिन हमारा तज्जिया जो सबसे इसी पूरे टॉक्स का है कि एक तो पहली बार है कि काबुल में जो है इन लोगों को, अभी तक तो ये दोहाई जाते रहते थे, ये जो एमिरेट्स के लोग हैं, अफगान के लोग हैं, वहीं जो बातचीत करते थे, ये पहली बार जो है दुनिया जो है आके काबुल में आके बैठ गई। दुनिया का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन, जो दुनिया को चला रहा है, यूरोपियन यूनियन जो कि मतलब एक बहुत बड़ा पिलर है। तो इससे ये साबित होता है कि ये लोग सारे जितने भी फरीकैन हैं जो कि आके काबुल में दोबारा राउंड साउथ में टॉक्स में जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो वो इंगेज करना चाहते हैं मतलब अफगानिस्तान को, अमेरिका उनको कट ऑफ नहीं करना चाहते हैं और इसीलिए जो है ये लोग वहां से आए थे। तो ये बड़ा संकेत है कि अब दुनिया जो है वो काबुल को मतलब के ऊपर हाथ रख रहा है या सर पे हाथ रख रहा है या गले लगा रहा है या जो भी आप उसका लफ्ज ले लीजिए, लेकिन ये पहल चल पड़ी है कि अब दुनिया जो है वो काबुल को मतलब अकेला, जो कि अभी तक अकेला है, रिकॉग्नाइज नहीं किया है और मतलब उसको मतलब वो कर दिया है, लेकिन अब वो आउटस्टेड कम्युनिटी नहीं है, अब जो है वो उसको लोग जो है धीरे धीरे। तो यही खबर है जी। बिल्कुल। और उसमें और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के भी नुमाइंदे आए हुए थे। ये वाकई एक बहुत बड़ा इवेंट था इंटरनेशनल जो काबुल में हुआ। काबुल की मुझे याद आई कि वहां एक कॉन्टिनेंटल होटल है जो सबसे बड़ा होटल माना जाता है। तो उस जमाने में 1996 में हम गए थे, तालिबान बिल्कुल काबुल से बाहर थे और उसका 5 स्टार होटल का हाल ये था कि उस टेररिज्म की वजह से बहुत बुरी हालत में और शीशे टूट जाते थे तो वहां प्लास्टिक लगा लेते थे। और कुछ दिन बाद पता चला कि वहां प्राइम मिनिस्टर की ऑथ टेकिंग सेरेमनी भी हुई। ये 1996 की बात मैं कर रहा हूं जब मैं आखिरी बार काबुल गया था। तो वाकई बहुत ही, अगर वो पुरअमन हो और दुनिया की ताकतें वहां गड़बड़ घोटाले ना करें, कब्जे करने की कोशिश ना करें, तो बहुत ही बेहतरीन मुल्क है, बहुत अच्छे लोग हैं। वर्ल्ड बैंक ने रिकॉग्नाइज किया है कि अफगानिस्तान का जो वर्ल्ड ट्रेड है वो पाकिस्तान के बंद होने के बाद जो रास्ता है तुर्खाम बॉर्डर और 6-7 और पॉइंट्स है जहाँ के ट्रेड्स होते थे वो घटा नहीं है बल्कि बढ़ गया है। और ये रिपोर्ट जो है वो अक्टूबर 2025 की है और उन्होंने कहा कि पिछले मतलब अक्टूबर सितंबर में जो है से लेके अक्टूबर के महीने का उन्होंने आंकड़ा दिया है कि जिसमें वो कई % जो है उसकी वृद्धि हुई है। और वो जो ट्रेड जो चल रहा है वो अलग अलग दूसरे जगहों से चल रहा है, उसमें इंडिया का नाम मेंशन किया है कि 40% ऑफ अफगान ट्रेड जो है वो इंडिया के साथ चल रहा है। और वो कैसे चल रहा है, मेरे ख्याल में ऐसे ही चल रहा होगा जो कि और जितने भी जो है वहां से ड्राई फ्रूट्स और ये सब चीजें जो ट्रेडिशनल चीजें हैं वो आती है जी। अब अगली खबर की तरफ हम चलना चाहते हैं। भारत और अमेरिका के बीच में क्या हुआ? ये जो रोजाना बोली जाती थी, आज 25% बढ़ गया, कल 50 हो गया, परसों 75% हो गया। क्या हुआ ये अमेरिका और भारत के बीच में ये डील जो हुई वो क्या कुछ हुई? जो 18% पर टैरिफ तय हो गया, क्या आगे आने वाले वक्त में ट्रंप से ये कोई बात हो गई है कि भाई रोजाना मत डाटा करो? क्या क्या कुछ हुआ? अब आ जाइए हमारी खबर पे। जो भारत की खबर है वो है भारत यूएस और इंडिया का जो ट्रेड डील है वो 18% पे मिट गया है और दोनों देश जो है एग्री कर गए हैं। भारत भी एग्री कर गया है और अमेरिका भी एग्री कर गया है। तो वो जो एक 50% में तो 25% तो उन्होंने वैसे ही वेव कर दिए थे कि
इंडिया ने तेल खरीदना खत्म कर दिया है, तो अब वो 25% खत्म हो गया। 25% में भी इंडिया ने मनवा लिया है कि हम जो है मतलब उस और रियायत दीजिए, तो अमेरिका ने 18% कर दिया है। तो अब यहाँ पे जो बात हम आपसे करना चाह रहे हैं कि 18% हिंदुस्तान में बड़ी खुशी की लहर जो आ गई है, ये इतनी खुशी वाली लहर नहीं है, इसलिए कि जो अमेरिका के जो गुड्स हैं वो इंडिया में 0% टैरिफ पे आएंगे। इंडिया के जो गुड्स, अमेरिका के जो गुड्स हैं वो इंडिया ने एग्री कर लिया है कि आपके अंदर कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे, और इंडिया के जो गुड्स जाएंगे अमेरिका में उस पर 18% चलेगा। हाँ, तो ये तो कोई बराबरी का समझौता नहीं हुआ, ये तो फिर भी दब के समझौता हुआ जी। और जो इंपोर्ट्स की जो मकदार है जो अमेरिका से आने वाली है वो बहुत बड़ी है, ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स के हिसाब से है, और बहुत सारे सेक्टर्स में है। तो ये एक अनइवन समझौता है। इसमें अमेरिका ने या ट्रंप सरकार ने भारत को जो है वो एक तरह से हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया है, और अपना टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो मनवाया है। और जो सबसे बड़ी बात है कि ये कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर हमने नहीं खोला है। आज भी पीयूष गोयल का जो है बयान आया कि जो क्रिटिकल एरिया है उस पर हमने कोई समझौता नहीं किया है। लेकिन अभी फार्मर्स एजिटेशन शुरू हो गया है पंजाब में और हरियाणा में, जिन्होंने ये कहा है कि बाकायदा जो है गेहूं और चावल और ये सब चीजें के ऊपर तो असर नहीं है, लेकिन अमेरिका ने पैक्ड फूड इंडिया में भेजना शुरू किया है। अब आपको जो है अमेरिका का केक और अमेरिका का जो है और तरह तरह की चीजें जो है कॉर्नफ्लेक्स और ये और वो जो कि एक पैकेज्ड माल में जो है आते हैं वो 0% पे आएंगे, और जाहिर सी बात है कि वो फ्लड हो जाएंगे पूरे मार्केट में। तो इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा अफेक्ट होने वाला है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि ये इंडिया ने जो है बहुत बाजी मार ली है कि 25 से जो है ट्रम्प साहब ने 18 कर दिया है, तो इसमें कोई खुशी मनाने की बात नहीं है, क्योंकि ये अनइक्वल ट्रेड है। जो ट्रेड डील हुआ है वो अनइक्वल हुआ, एक साथ का नहीं हुआ। इंडिया का भी जो 18% जो है वो नहीं लग रहा है मतलब अपने मतलब उसको, और ज्यादातर जो अमेरिकन गुड्स आ रहे हैं वो 0 टैरिफ पे आ रहे हैं, इंडिया जो अलाउ कर रहा है। तो ये हम अपने सामीन को बताते कि ये अचानक जो डील हो गया या ये हो गया तो वो सब ठीक है कि वो 50%। तो दूसरी बात है उन्होंने कहा कि इंडिया जो है वो अब ईरान से नहीं बल्कि वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। तो वेनेजुएला तो अधीन मुल्क है अमेरिका का, वो भी उसमें भी हम मतलब ट्रम्प साहब ने अपनी हाथ रख ली है कि जो ये अब एक चीज और ये है कि जो रशिया से तेल आता था वो रूबल ट्रेड होता था। मतलब इंडिया जो है उसको अपने रुपी से और रूबल के हिसाब से देती थी, वो डॉलर का ट्रेड नहीं था। वेनेजुएला से जो तेल आएगा वो डॉलर में आएगा। तो ये कहाँ की संधि है? कोई भी टीवी मीडिया और ये सब चीजें बाल का खाल नहीं निकाल रही हैं। जब अगर खाल निकाल दें उसकी तो समझ में आएगा कि इंडिया को जो है अमेरिका ने नंगा करके छोड़ दिया है और अपने जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो मनवा लिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे साहब शुरू में ट्रंप ने इंडिया के बारे में कहा था कि वो अमेरिकी सामान पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाते हैं और हम भी करेंगे। वो टैरिफ होंडा टाइप का भी लफ्ज इस्तेमाल किया था भारत के लिए ट्रंप ने। इसका मतलब यह है कि उसने धमकी दे करके, प्रेशर बना करके, झटके दे करके अपना माल 0 टैरिफ पर भारत भेजने का इंतजाम कर दिया, और भारत से जो सामान आएगा उस पर 18% टैक्स लगेगा। ये उसने एक तरह से धमकियां दे करके मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाला काम कर लिया। हम दबे रह गए, वो अपना काम कर गए। अच्छा, इसके दरमियान भारत के और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो डील हुई थी, अब उसका क्या होगा? जी, ये बात भी जो है अभी आई है मीडिया में कि अमेरिका यूरोपियन यूनियन, इंडिया यूरोपियन यूनियन डील से खुश नहीं है, और उसका ये कहना है कि आपने जो भी संधियां की हैं वो उसके ऊपर जो है अमेरिका जो है इज नॉट हैप्पी। ये उनके जो ओहदेदार हैं वो
अब ये इंडिया बैलेंस करेगी कि कैसे वो अमेरिका को भी संभाले और यूरोपियन यूनियन को भी संभाले। उधर टर्की जो कि यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, टर्की जो है वो एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन वो एक वाहिद कंट्री है जो नेटो का हिस्सा है, नेटो का हिस्सा, यूरोपियन यूनियन नहीं, नेटो का। जी, नेटो का हिस्सा है, यूरोपियन हिस्सा नहीं है, लेकिन वो जो है वो यूरोप के खत्ते में है, यूरोप की ज्योग्राफी में है बिल्कुल बिल्कुल। वो टर्की है। और टर्की के लोगों से अगर आप मिले होंगे, मैंने तो बाकायदा उनसे मिले, तो बिल्कुल शक्ल सूरत और उनकी जो स्किन है वो एक अंग्रेज के बराबर है, एक फ्रांसीसी के बराबर है, एक जर्मन के बराबर है। वो हमारे साउथ एशिया का जो जो स्किन है, तुर्की तनहा मुल्क है जिसका कुछ हिस्सा यूरोप में है, कुछ हिस्सा एशिया में है। बाकायदा वो जो नदी है उससे जब पार जाते हैं तो वो यूरोप का हिस्सा है। मैं वहां गया हूं इस्तांबुल में एक हिस्सा उधर यूरोप में, इधर एशिया में। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जी हाँ, और जो तुर्की के लोग हैं वो यूरोपियन जो यूनियन है या जो देश है वहां फ्रीली जाते हैं, वहां काम अपना करते हैं। मैंने बहुत से लोगों को लंदन में देखा है जो कि मतलब तुर्की के लोग हैं। बल्कि मैं आपको एक अपनी वाकया बता दूं कि लंदन में मैं गया था एक छोटा मोटा कैमरा खरीदने के लिए एक दुकान में, तो मुझे कुछ मालूम नहीं था मैं कौन तुर्की है क्या है, उतने उस जमाने में मुझे उतनी जरूरत नहीं। तो उन्होंने जब लोग जो वहां पे सेल्समैन थे उन्होंने सबसे पहले पूछा पाकिस्तानी है आप? मैंने कहा नहीं। तो फिर उन्होंने कहा कि आप इंडियन हैं? तो मैंने कहा हाँ। तो फिर उन्होंने कहा कश्मीर का क्या हाल चाल है? मैं इससे पहले कि कभी प्लेस कर सकूं को मैंने कहा ये आदमी को कश्मीर से क्या मतलब भाई? जी 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 बिल्कुल। ये अंग्रेज आदमी है, इसको कश्मीर से क्या मतलब? लेकिन बरजस्ता उन्होंने हमसे यही सवाल किया कश्मीर का क्या हाल चाल। तो ये इंटरनेशनल लेवल पे जो हो रहा है, ये छोटी छोटी चीजें जो कि मतलब पर्सनल अकाउंट से बात होती है, तो ये समझाती हैं कि किस तरह से। मुझे यही लगता है कि वो मुसलमान लोग हैं। एक और वाकया मैं आपको बता दूं, मैं मस्जिद में गया था नमाज पढ़ने के लिए, जुमा का नमाज था, वो बड़ी अच्छी मस्जिद है। तो मैं बहुत दूर था, जो 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 मेट्रो है और जो मस्जिद, तो वहां से उतर के मैं पैदल चल रहा था। मैंने खातून को देखा जो कि काले लिबास में थी और काले स्कर्ट में थी और वो मस्जिद की तरफ बढ़ रहे। तो मुझे कोई मतलब वो नहीं था, लेकिन थोड़ी देर के बाद उन्होंने देखा कि वो अपना स्कर्ट को जो है वो नीचे सरका रहे हैं। वो अंदर जो है वो पिन लगा हुआ था या कुछ लगा हुआ था, बाद में जो है वो स्कर्ट उनका जो है वो उनके जूतों के बराबर हो गया। और उसके बाद उन्होंने स्कार्फ बांध करके वो मस्जिद के अंदर एंटर हो गई। तो मुझे लगा कि ये टर्की वाली होंगी, तो ये हिंदुस्तान की बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ, तो अब अगली अगली खबर की तरफ चलें। ये तुर्की भी नाराज है इंडिया यूरोपियन यूनियन के ट्रेड से, और अमेरिका तो जाहिर है अनहैप्पी है, आपने पहले ही बताया। और इस सब में किसानों का, भारत के किसानों का जो है वो बहुत इम्पैक्ट होने वाला है। ये लगातार इस किस्म के खबरें आ रही हैं। अच्छा, उसके बाद हम चलना चाहेंगे बांग्लादेश की तरफ। बांग्लादेश में क्या कुछ है? बांग्लादेश में इलेक्शन होने वाले हैं और वहां अडानी का मामला भी एक बहुत इलेक्शन इशू बन गया। क्या कुछ है वहां? जी हाँ, ये हमने पिछली बार खबर दी थी और इसके लिए मैं अपने सामाइन को बता रहा हूँ कि वो जो खबर थी वो रॉयटर्स की खबर थी, और रॉयटर्स एक जिम्मेदार एजेंसी है दुनिया की, और उसने कहा था कि सब चीज ठीक है और अडानी का जो बिजनेस है बांग्लादेश से वो सही चल रहा है और बल्कि उसमें बढ़ोतरी भी आ गई है। अब ये बिजनेस ये है कि अडानी ने जो है वो एक कोल जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट जो है वो यहाँ झारखंड में गुड्डा एक जगह है जहां से वो जनरेट करते हैं और जो है बांग्लादेश को सप्लाई करते हैं। और ये जो है कहानी चल रही थी, और हसीना वाजिद के बाद वहां जो है ये इस अडानी डील के ऊपर जो है बहुत सारे सवालात उठ रहे थे और लोग ये कह रहे थे कि आगे जाकर के यूनूस सरकार इसको स्क्रैप कर देगी। तो अभी जो जो किस्सा है जिसको हम लोग चर्चा में कर रहे हैं कि अभी ये इलेक्शन इशू बन गया, और जहां पे ये जो 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 मंच पे जो लीडर लोग जो हैं अपने नारे लगाते हैं और अपनी अपनी बात कहते हैं, तो वो लोग ये कह रहे हैं कि हम बिना बिजली के रह लेंगे, हमें बिजली जरूरत नहीं है, लेकिन अडानी को हम अलाउ नहीं करेंगे। और इस तरह के जो 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 बातें हैं
वो एंटी अडानी सेंटीमेंट जो है वो, या एंटी इंडिया सेंटीमेंट जो है वो बहुत ज्यादा उभर के बांग्लादेश के जो अभी पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है उसमें आ रही है। तो मुझे ये लग रहा है कि अब नए गवर्नमेंट को आने में 12 तारीख को इलेक्शन हो जाएगा, 15-16 तक जो है वो नई गवर्नमेंट आएगी। उसके बाद वो क्या फैसला लेंगे अडानी के बारे में, तो फिर देखेंगे कि क्या हो। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि जो खबर पिछली हम लोगों ने दी थी कि सब कुछ ठीक ठाक है, बाकी सब बकवास है, वो वो अब नहीं है। वो बल्कि ये है कि मतलब जो बांग्लादेश में जो है वो जो पीपल है वो खुश नहीं है। हाँ अब हम दूसरी खबर पर बांग्लादेश के चलते हैं जो कि इक्वली इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि हसीना वाजिद और भारत ने या हमारे मोदी साहब ने एक संधि किया था, मतलब बांग्लादेश के साथ, इंडिया वहां स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाएगा और वहां जो है वो अपना इकोनॉमिक जोन है वो बहुत सारी चीजों को मैन्युफैक्चर करेगा और उसके बाद वो बांग्लादेश के लिए था और बांग्लादेश में वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो उसके लिए वहां एक बड़ी जगह जो है उन्होंने पोर्ट सिटी के पास, खुलना के पास या चीटा गांव के पास जो है ये इकोनॉमिक जोन के लिए उन्होंने जगह जो है वो ईयरमार्क कर दी। तो अभी जो लेटेस्ट खबर यह है कि वो इकोनॉमिक जोन जो है वो इंडिया के साथ स्क्रैप हो गया है और बांग्लादेश ने वो पूरा इकोनॉमिक जोन जो है वो चाइना को दे दिया और स्पेसिफिकली अब चाइना वहां उस इकोनॉमिक जोन में ड्रोन्स बनाएगा और वो ड्रोन्स जो है वो बांग्लादेश के मतलब डिफेंस और सारी चीजों में जो है इस्तेमाल होगा। तो ये बड़ी खबर है कि अब बांग्लादेश जो है वो भी अपनी इंडिया के अगेंस्ट में या जो भी कुछ कह लीजिए उसके ऊपर जो है ये मतलब अपनी तैयारी कर रहा है। तो ये बड़ी यानी भारत के हाथ से निकल गया प्रोजेक्ट और वो चाइना के हाथ में चला गया। ये है इंपॉर्टेंट कि वो अपना रुख बदल रहा है। अब उसके लिए इंडिया पहली प्रायोरिटी नहीं रहा जो किसी जमाने में रहता था। अब वो पाकिस्तान से भी ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, चाइना से भी ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। अच्छा, इस बीच में खेल की भी एक खबर आ रही है, खेल में भी पॉलिटिक्स हो रही है बहुत ज्यादा। वो क्या कुछ है जो कराची से खबर आ रही है कि वहां फैंस में आपस में जो है वो टकराव बढ़ गया और क्या क्या हो गया। ये बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, ये क्या खेलों की क्या खबर है खास? देखिए, खेल की खबर तो हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि इंडिया ने जो है, जो इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है इसी 7 तारीख से या मेरे ख्याल में 12 तारीख से जो है वो वर्ल्ड कप हो रहा है। इंडिया मेजबान मुल्क है, T20 का वर्ल्ड कप है। इसमें बांग्लादेश को इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड, या तो वो ये करिए कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड और जो BCCI है, बोर्ड कंट्रोल ऑफ इंडिया, जो इंडिया की बॉडी है, और उसी का जो ग्लोबल बॉडी है वो इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड है। तो ये दो लोग की सदारत हमारे जयंत शाह कर रहे हैं, अमित शाह के बेटे, और ये पूरी उनका कंट्रोल है, पूरा उनका एक तरह से समझ लीजिए उनकी टेरिटरी है, उनकी किंगडम है, पूरा क्रिकेट का जो भी मामला है वो उसको। तो बांग्लादेश ने जो है वो ये कहा कि हम इंडिया में नहीं खेलेंगे, हमारी सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, हमें न्यूट्रल वेन्यू पे खुलवाई। इंडिया ने उसको बाहर कर, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड की बात करें या BCCI की बात करें, उन्होंने कहा कि आपको खेलना है तो यहीं खेलिए, नहीं तो हम नहीं खेलेंगे। उसी जगह पर स्कॉटलैंड जो है उसको कहा कि आप आ जाइए, बांग्लादेश बाहर हो गई। अब ये जो बात है ये पाकिस्तान में पहुंची। तो पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होता है वो 15 फरवरी का मैच है। तो उस पे जो है पाकिस्तान ने शर्त लगा दिया है कि हम मैच नहीं खेलेंगे जब तक के इंडिया बांग्लादेश को फिर वापस बहाल कर ले टूर्नामेंट में और उसको न्यूट्रल वेन्यू पे जो है जगह दे जहां पर वो खेले। इंडिया का अभी कोई वो नहीं आता है। अब यहाँ पे ये भी बता दूं मैं अपने सामने को कि क्रिकेट अब एक क्रिकेट नहीं है, इसमें बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ मतलब जो रुपया है वो उसका जो है वो टीवी और इसके उसके इस पे जो है वो आता है। एक इंडिया और पाकिस्तान मैच में एक बार बात हो रही थी कि जो लास्ट ओवर का जो मैच होता है उसपे जो एडवर्टीजमेंट बुक होता है वो एक 5 सेकंड का एडवर्टीजमेंट होता है जो कि कई करोड़ों में होता है। जी वो कई है। तो ये तो पूरा मतलब कहने का मतलब है कि पैसे की सौदेबाजी है, ये क्रिकेट नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो है तजारत हो रही है और इस तजारत के ऊपर पॉलिटिक्स हो रही है। अब इंडिया क्या करेगी ये अभी हम देखते हैं। या तो वो पाकिस्तान का मौक़िफ़ मान ले
या पाकिस्तान को ही बाहर कर दें। पाकिस्तान ने कहा कि हम नहीं खेलेंगे। तो ये सूरत हाल है। अब बात यहाँ पर यही है कि क्रिकेट और पॉलिटिक्स और फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, ये तीनों का मिश्रण है। ये पूरा जो क्रिकेट का गेम है अभी दुनिया में भी चल रहा है, और इसमें सट्टेबाजी होती है, मैच फिक्सिंग होता है, और तरह तरह के जो काले धन इसमें कमाए जाते हैं। एक दिन में लोग जो है वो अमीर हो जाते हैं और गरीब हो जाते हैं इंडिया पाकिस्तान मैच के ऊपर। तो ये जी बिल्कुल, ये आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप जो है वो 7 फरवरी से यानी परसों से शुरू हो रहा है। जब हम यानी फ्राइडे में जब हम बात कर रहे हैं तो सैटरडे में शुरू हो रहा है। और मुझे लगता है कि ये वाकई अब खेल कम और कारोबार बहुत बड़ा हो गया है। कारोबार इतना बड़ा कि हिसाब लगाना मुश्किल है। आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा, फिर आखिर में और क्या कुछ बताना चाहेंगे? एप्स्टीन फाइल के बड़ा शोर है, क्या कुछ होगा? एप्स्टीन फाइल के धब्बे कहां कहां पहुंचेंगे? अगर कुछ मुख्तसर, हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा सा रह गया, 2-1 मिनट में अगर कुछ बता सकें तो। देखिए, मैं एप्स्टीन फाइल के, जेफरी एप्स्टीन फाइल के मतलब डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूं। सारी मीडिया ने उसको लेकर के हंगामा मचाया हुआ है और मतलब पूरी दुनिया में यही चर्चा चल रही है। हमारे इंडिया में भी चर्चा चल रहा है, पाकिस्तान में चर्चा चल रहा है। इंडिया के जो बहुत माइनस जो नाम उसमें आ रहा है वो हमारे नरेंद्र मोदी साहब का, जो प्राइम मिनिस्टर है, उनका 4 बार जो है उनके फाइल में अभी तक आया है। और अभी जो है सिर्फ एक पार्ट जो है वो खुला है एप्स्टीन फाइल के रिकॉर्ड्स का, जो कि लाखों पन्नों पे गए हुआ है। और दूसरे लोग जो हैं, जो बड़े खास लोग हैं, वो एक हरदीप पुरी साहब हैं, जो सरदार जी हैं, अभी मिनिस्टर हैं। और उनका बैकग्राउंड ये है कि पहले वो IAS ऑफिसर थे, इंडिया के एम्बेसडर बहुत सी जगह पर रह गए थे, और वो रिटायर होने के बाद या बीजेपी ज्वाइन कर लिया था, और उसके बाद अभी मिनिस्टर है। उनका भी नाम है। तीसरा जो है वो अनिल अंबानी है, जो कि मुकेश अंबानी के भाई है, उनका नाम है। अब बात यह है कि पाकिस्तान में जो है महमूद शाह कुरैशी, जो आपके दोस्त हैं, उनका भी नाम है। शाह महमूद कुरैशी, बिल्कुल। वो और आपने इमरान खान का ने जो दोस्त का इल्जाम लगाया, तो इसलिए 1998 में अमेरिका के दौरे पर हम भी थे और वो भी थे। तकरीबन 4-5 हफ्ते का प्रोग्राम था। तो वाकई ना कई हफ्ते हम एक तरह से साथ रहे थे, ग्रुप में कई मुल्कों के लोग थे। जी, अभी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रणधीर जायसवाल ने जो है वो स्टेटमेंट दिया है कि इजराइल का जो दौरा था, जो 2017 में हुआ था, वो ऑफिशियल दौरा था नरेंद्र मोदी का। और उसके आगे जो भी कुछ एप्स्टीन फाइल में लिखा हुआ है वो बकवास है, वाहियात है, कुछ नहीं है, वो उसका कोई वो नहीं है। और नरेंद्र मोदी का वाकई जो है इजराइल का दौरा हुआ था, और एप्स्टीन फाइल के ऊपर उन्होंने कम से कम कमेंट तो किया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने इतना उसको इम्पोर्टेंट समझा। दूसरी बात है, जहां तक इमरान खान की बात है, तो इमरान खान की बात सुन लें कि इमरान खान ने अपनी जो किताब लिखी है उसमें जिस महिला का एप्स्टीन फाइल में जिक्र है, उसका जिक्र जो है वो इमरान खान ने 10 साल पहले ही कर दिया था अपनी किताब में। तो वो न्यूट्रलाइज हो गया। उन्होंने तो ये भी कहा है ना कि मैं उस टाइम अय्याश था, वो एक टाइम था, अब मैं मुसलमान हूँ, अब तो मैं रियासत मदीना बना रहा हूँ। और मौजूदा ट्रंप की जो वाइफ है वो भी वहीं से लाई गई थी, ये कहा जाता है, वहां से खरीद के लाए थे ये। यानी इस हद तक ये सारे एक से एक ज्यादा मुलव्विस हैं। वक्त हमारा खत्म हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अली मुश्तबा साहब, आप हमें वक्त देते हैं। पाबंदी के साथ पूरे साउथ एशिया की खबरों पर चर्चा होती है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।